मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जैसा कि कल हमने डेफिनेशन देखी थी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, कौन बताएगा मुझको? ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसा था कि मान लो ये हमारा बीकर, अब इस बीकर में हमने क्या करा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड्स डाले। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी से कनेक्ट करा तो हमने क्या बोला कि जिस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। क्या बोलेंगे? और जिसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। इतना क्लियर है? अब देखो इसके अंदर मैंने कोई सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला, मान लो मैंने इसके अंदर क्या डाला, KCl। तो KCl किस फॉर्म में ब्रेक होगा, K प्लस और Cl माइनस इस फॉर्म में ब्रेक होगा। इतना क्लियर सबको? अब KCl K प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में ब्रेक हुआ तो मतलब सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन भी है और नेगेटिव आयन भी है। तो बताओ माइनस वाला आयन कौन से बैटरी की कौन से टर्मिनल की तरफ भागेगा? नेगेटिव वाला आयन, नेगेटिव वाला आयन बेट देखो देखो एक चीज बताओ, कैथोड क्या है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, मतलब इस वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो एक चीज बताओ, ये पॉजिटिव वाला आयन किसकी तरफ भागेगा, नेगेटिव वाले की तरफ, मतलब पॉजिटिव वाला चार्ज हमारा किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव भागेगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। और नेगेटिव वाला किसकी तरफ भागेगा, एनोड की तरफ। तो ये इधर जाएगा, है ना, और ये पॉजिटिव आयन इधर की तरफ भागेगा। अब देखो पॉजिटिव आयन क्या है, K प्लस। जैसे K प्लस कैथोड के पास में आएगा, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट है, मतलब कैथोड के पास में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना लिया, मतलब कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। बोल सकता हूं कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। कैसे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस रिडक्शन। इतना क्लियर है सबको? अब देखो ये पॉजिटिव आयन किसकी तरफ भागता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में ये पॉजिटिव आयन भागता है कैथोड की तरफ, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आयन का नाम पड़ गया केटायन। ऐसा आयन जो किसकी तरफ भागेगा, किसकी तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ भागेगा ना। नेगेटिव आयन किसकी तरफ भाग रहा है,
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रॉन की तरफ मतलब एनोड की तरफ मतलब Cl माइनस यहाँ पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बन जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, क्या कौन सी प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। अब नेगेटिव आयन जो है वो एनोड की तरफ भागता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एनायन। क्लियर, समझ गए है ना। तो ये प्रोसेस होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अब जैसे जैसे ये प्रोसेस होगी तो यहाँ पर कौन जमता जाएगा, पोटेशियम मेटल यहाँ पर जमता जाएगा, और ये वाली एनोड से कौन सी गैस बाहर निकलती जाएगी, क्लोरीन गैस बाहर निकलती जाएगी। क्लियर है सबको, कोई डाउट है इसके अंदर? अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें, या तो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो मोल्टेन फॉर्म में हो, कौन सी स्टेट में हो, मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट मतलब हमने हमारा जो KCl का उसको इतना गर्म कर दिया कि वो गर्म होकर लिक्विड स्टेट में आ गया है ना, मेल्ट हो गया। या फिर कौन से फॉर्म में हो, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो देखो मोल्टेन स्टेट में रहेगा तो बीकर के अंदर सिर्फ दो ही तरीके के आयन होंगे, एक K+ आयन होगा और एक Cl- आयन होगा, कोई तीसरा चौथा आयन नहीं होगा। पर जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन की स्टेट में रखेंगे तो एक्वस मतलब हमने क्या मिलाया है, वाटर मिलाया है। तो वाटर भी किस फॉर्म में आयनाइज होता है, होता है वाटर आयनाइज होता है इस फॉर्म में। जल्दी बताओ, हाँ है ना, वाटर आयनाइज होता है इस फॉर्म में ना। तो देखो अगर वाटर इस फॉर्म में आयनाइज होता है तो वाटर के केस में अगर हम बात करें तो इस बीकर में कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे और कौन कौन से आयंस होंगे, सोच के बताओ। कौन कौन सा आयन होंगे इसके अंदर, एक तो आपको दिख रहा है H+ और OH- है, एक आयन क्या होगा K+ और एक आयन होगा Cl-। तो टोटल आयन कितने हो गए, 4 आयन। तो अब देखो जब कैथोड की तरफ भागना होगा तो दो आयन्स के बीच में कंपटीशन होगा। कौन कौन से दो आयन्स के बीच में कंपटीशन होगा कैथोड की तरफ भागने के लिए, K+ और H+ आयन। K+ और H+ दोनों आयन में क्या होगा, कंपटीशन होगा कि कौन कैथोड के पास पहले पहुंचता है। तो बताओ कौन सा आयन पहले पहुंचेगा, या कौन सा आयन यहां पर आकर रिडक्शन वाली प्रोसेस करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है वाटर के केस में कि हाइड्रोजन आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया, हाइड्रोजन, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, दोनों केस पॉसिबल है। तो ये वाला केस होगा या ये वाला केस होगा, इसका कैसे पता चलेगा, तो इसका पता चलेगा देखो जैसे अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ते थे, एक चीज होती थी रिडक्शन पोटेंशियल, वैसे यहाँ पर एक चीज होगी डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या चीज होगी यहाँ पर, तो जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो आयन पहले पहुंच जाएगा, जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो आयन पहले यहाँ पर पहुंच जाएगा। क्लियर है सबको। अब सबको पता है K+ ज्यादा रिएक्टिव है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इसका ज्यादा होता था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, वैसे इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल भी हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। तो दोनों में से कंपटीशन कौन जीतेगा यहाँ पर, क्लियर है सबको, समझ गए वाटर के केस में क्या होगा। चलो नोट कर लो उसको।
कर लिया नोट? अब देखो यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। मान लो अगर यहाँ पे ये वाली प्रोसेस है, चलो देखो यहाँ पर क्या हुआ, एनायन वाले केस में नेगेटिव आयन भागा था किसके पास में, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास में, ठीक। इसने क्या करा था, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा, मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, मतलब एनर्जी हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, एनोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। अब देखो यहाँ पर जो पहली बार में प्रोसेस हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज। कौन सा चेंज, कौन सा चेंज बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी चेंज। अब एक चीज बताओ, क्या क्लोरीन अकेला प्रेजेंट रहता है, मतलब क्लोरीन तो क्या है, एक सिंगल एटम के फॉर्म में रहता है, क्या एग्जिस्ट करता है क्या क्लोरीन, है ना। तो क्लोरीन क्या बनाता है, Cl2 गैस बना के रहता है। तो यहां पर क्या होगा, जब दूसरा क्लोरीन भी क्या करेगा, एक और क्लोरीन आएगा, सेम रिएक्शन दो बार हुई तो एक और क्लोरीन आया, एक और क्लोरीन आया, दोनों ने मिलकर क्या बना, क्लोरीन गैस बना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी चेंज। कौन सा चेंज बोलेंगे, क्लियर। अब देखो किस इलेक्ट्रॉन के पास से कितना अमाउंट ऑफ गैस निकला, या किस इलेक्ट्रॉन के पास कितना मेटल आकर डिपॉजिट हुआ, ये भी हमको पता लगाना है। तो किस इलेक्ट्रॉन पर कितना अमाउंट ऑफ मेटल आकर डिपॉजिट होगा, या कितना चीजें आकर डिपॉजिट होगी, कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूशन से कुछ चीज बाहर निकल के इस इलेक्ट्रॉन पर डिपॉजिट होगी, या कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूशन से कोई सी गैस निकलेगी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो ये चीज के बारे में सबसे पहले हमको किसने बताया, फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने, माइकल फैराडे, ठीक। और उन्हीं के दिए गए लॉ को क्या बोला जाता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो कोलार्स लॉ जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी है, और ये टॉपिक कोलार्स लॉ के और में बहुत बार आ चुका है ना। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, देखो फैराडे ने अपने पहले इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ में क्या बोला, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, या किसी भी इलेक्ट्रॉन से जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाहर निकलेगा, जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में देखते थे, जिंक बाहर निकलता था, सॉल्यूशन चेंज करेंगे तो ऐसा होगा, यहाँ से भी कोई सा इलेक्ट्रॉन पतला होने लगेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे से जितना मटेरियल निकल के सॉल्यूशन में जा रहा है, या किसी भी इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, जितना मटेरियल सॉल्यूशन से आके उसके ऊपर चिपक रहा है, डिपॉजिट हो रहा है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जितना हमने करंट फ्लो कराया, जितना हमने यहाँ से क्या फ्लो कराया है, चार्ज फ्लो कराया है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना हमने यहाँ से डायरेक्टली चार्ज को फ्लो कराया है। तो उन्होंने अपने लॉ में क्या बोला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और liberated at any electron is visible है सबको, directly proportional to amount of substance deposited or liberated
एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज हमने यहां से पास करा है, इस बैटरी के थ्रू कितना चार्ज हमने सॉल्यूशन में पास करा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट क्लियर, स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मान लो यहाँ पर आपको क्या जम रहा था, पोटेशियम आपके यहाँ पर जम रहा था, तो कितना पोटेशियम यहाँ पर डिपॉजिट होगा, जितना हमने सॉल्यूशन में से क्या पास कराया है, चार्ज पास कराया है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। दो लॉ दिए थे, तो ये पहला लॉ है, तो आप लोग नीचे हेडिंग लगा देना फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या था कि जो मास है उसको मैंने W से रिप्रेजेंट करा, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि हमने पास किया। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा Z, Z को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर है सबको, लिख लो फिर इसका आएगा। समझ में आ गया सबको, is directly proportional to the क्वांटिटी का, कितना हमने चार्ज पास करा है ना, तो इसके लिए एक वर्ड यूज कर लो, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। विटार्को स्टेटमेंट, जरूरत नहीं है। देखो अभी फैराडेज के फर्स्ट लॉ में क्या बोला कि जितना भी अमाउंट ऑफ मास या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब यहां से हमने इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो क्या आया, Z एक कांस्टेंट, Z को हमने क्या बोल दिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। अच्छा सबको पता है इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी, इलेक्ट्रिक करंट I क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जल्दी होता है कि नहीं होता। तो यहां से मैं Q की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, I इंटू टी लिख सकता हूं। अरे इस टाइम को मैंने करंट के पास पहुंचा दिया तो लिख सकता हूं I इंटू टी। तो ये सेम वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो क्या जाएगा, W इक्वल्स टू Z I, where I is electric current and T is time, और W क्या जाएगा सबको पता है,
अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन आपसे कोई पूछता तो आप क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर हमने क्या करा, I को 1 बना देते हैं और T को यदि हम 1 बना दें, I को भी 1 बना दें मतलब 1 एम्पियर करंट पास करा है 1 सेकंड में, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z क्या हो जाएगा? मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। किसी भी इलेक्ट्रोड में कितना मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है या बाहर निकल रहा है ना? कब? जब 1 एम्पियर पास करा करंट 1 सेकंड में। कब? जब 1 एम्पियर ऑफ करंट को पास करा हमने 1 सेकंड में। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? Z की डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और liberated at any electron। कब? स्पेशल कंडीशन क्या रहेगी? कब की बात हो रही है? अगर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन लिख रहे तो करंट क्या होना चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए? when 1 एम्पियर current is passed through solution for 1 second। 1 सेकंड के लिए हम क्या करेंगे? 1 एम्पियर करंट को पास करेंगे। तो अगर मैं 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर करंट को पास कर रहा हूं मतलब I की वैल्यू हो गई 1, टाइम की वैल्यू हो गई 1, तो W किसके इक्वल हो जाएगा? ठीक, तो ये किसकी डेफिनेशन थी? ये किसकी डेफिनेशन थी? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट लिख लीजिए। तो अब हम फैराडेस का सेकंड लॉ समझेंगे, तो हेडिंग लगा लो फैराडेस सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा आपकी। फैराडेस सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे ने जो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किया उन्होंने उसमें क्या कहा? एक बीकर लेने की जगह 2 बीकर लिए। कितने बीकर लिए? अब एक बीकर में उन्होंने सॉल्यूशन लिया AgNO3
या कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट ले यानी मैं AgNO3 से समझा रहा हूं, कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट उन्होंने ले लिया। तो मान लो यहां पर उन्होंने सॉल्यूशन ले लिया ब्लू विट्रॉल मतलब कॉपर। तो दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का उन्होंने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया अलग अलग बीकर्स में, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने सॉल्यूशन लिया जिसका कॉपर सल्फेट का एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, कोई सा दूसरा भी इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर हो सकता है, यहाँ भी कोई सा दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। अब उन्होंने क्या करा, एक ये इलेक्ट्रोड ली, एक मेटल की इलेक्ट्रोड ली। अब ये जो मेटल की इलेक्ट्रोड से उनको उन्होंने क्या करा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया। सीरीज कॉम्बिनेशन समझते हो ना, मान लो ये बैटरी है, तो ये बैटरी का पॉजिटिव है, इससे कनेक्टेड, ये दोनों एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड, और ये दोनों किससे कनेक्टेड है, इस तरह से। क्लियर है सबको? अब देखो ये बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट है, ये नेगेटिव एंड से कनेक्ट है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव 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 चार्ज होगा। शुरू में यहाँ पे नेगेटिव 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 चार्ज होगा। अब कॉपर सल्फेट यहाँ से निकला तो किस फॉर्म में निकला, Cu2+ और SO4 2-। तो Cu2+ किसकी तरफ भागेगा, प्लस वाला आयन किसके पास भागेगा, नेगेटिव, है ना। यहां पर भी अगर हम बात करें तो Ag2+ किसकी तरफ भागेगा, Ag2+ और NO3 2- बनेगा। तो Ag2+ भी किसके पास भागेगा, नेगेटिव के पास। ठीक, इतना क्लियर है सबको? कोई डाउट इसके अंदर, है ना। तो देखो उन्होंने अपने इस सॉल्यूशन को लेकर जो एक्सपेरिमेंट करा उसको उन्होंने क्या बोला, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में उन्होंने क्या बोला कि जब भी हम दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, जब भी हम दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, तो जितना मास इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, मान लो इस वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर सिल्वर डिपॉजिट होगा और इस वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होगा, तो जितना मास जो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है या जितना मास किसी इलेक्ट्रोड से निकल रहा है, यहाँ से कोई सा मास बाहर निकलेगा या यहाँ से कोई सा मास बाहर निकलेगा, है ना। तो जितना मास किसी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है या किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर निकल रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है उसके इक्विवेलेंट वेट। बात समझे? अगर मान लो इस इलेक्ट्रोड पे सिल्वर आके चिपक रहा है, तो कितना सिल्वर यहाँ पर आके चिपकेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट। ठीक, यहाँ पर जो कॉपर आकर डिपॉजिट हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो भी किसके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कॉपर, है ना। चलो तो इसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। देखो ये सीधे कनेक्टेड है, अगर आपको लग रहा हो तो सर यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर तो हमने वायर को कनेक्ट ही नहीं करा, तो जब ये सारे नेगेटिव इधर आने लगेंगे, सॉरी पॉजिटिव, तो ये वाला इलेक्ट्रोड अपने आप क्या होगा, जितने भी, है ना, ये वाला इलेक्ट्रोड क्या बनने लगेगा, नेगेटिव, और ये वाला इलेक्ट्रोड कौन सा एक्ट करने लगेगा, ये इलेक्ट्रोड एक्ट करेगा पॉजिटिव के जैसा और इधर वाला एक्ट करेगा नेगेटिव, है ना। चलो तो
सिंपल सा लॉजिक क्या दिया उन्होंने, जितना भी मास ऑफ कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर या इलेक्ट्रोड्स से निकल रहा है, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, उस एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट के, है ना। तो ये डायग्राम बना लो, फिर हम स्टेटमेंट लिखते हैं। लिखिए स्टेटमेंट। क्या हो जाएगा इसका स्टेटमेंट, when same quantity of electric current is passed through two different electrolytic solution, विजिबल है सबको, रिप्लाई करो, विजिबल है। When same quantity of electric current is passed through two different electrolytic solution connected in, कौन सा कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड थे, connected in series combination, then the mass of substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to directly proportional to the, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, equivalent weight of that substance। तो कोई भी सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हो रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल रहा है, वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके खुद के इक्विवेलेंट वेट पर। देखो स्टेटमेंट जो है लॉ का थोड़ा बड़ा लगता है, पर अगर हम डायग्राम की हेल्प से समझे तो काफी इजी है ना, काफी इजी। जैसे जब हमने दो बीकर को कनेक्ट करा था अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशंस के सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो पहली तीन लाइन उसी के बारे में बता रही है। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, एक ही बैटरी यूज करी थी, मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करा था। तो व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो कि किसमें कनेक्टेड थे, सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर सेकंड लास्ट तीन लाइन क्या बता रही है, जो मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा उसके बारे में। तो उन्होंने सीधा सीधा क्या बोला, जो मास किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके खुद के इक्विवेलेंट वेट। लिख लिया सबने, डायरेक्टली हम इसको लिखते हैं वेट ऑफ
substance deposited पहले वाले सॉल्यूशन में जो बेटा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं तो इसको ऐसे समझो, मान लो पहले वाले बीकर में W वेट डिपॉजिट हुआ किसी सब्सटेंस का, W1 वेट डिपॉजिट हुआ तो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के E1 के। तो यहां से मैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं के E1। सिमिलरली सेकंड वाले बीकर में जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सेकंड वाले बीकर में जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ उसके इक्विवेलेंट वेट के। तो ये क्या हो जाएगा, W K E। इसको लिखना भी है, समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो अगर मैंने पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, W1 डिवाइडेड बाय K E1 डिवाइडेड बाय W2 K E2। तो देखो K से K कैंसिल, तो यहां पर हमको क्या रेशियो मिलेगा, W1/W2 इज इक्वल्स टू E1/E2। तो फैराडे सेकंड लॉ का जो हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं डायरेक्टली हम ये वाला लिखते हैं कि W1/W2 इज इक्वल्स टू E1/E2, है ना। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। क्लियर है सबको? सबको समझ में आ गया? डायरेक्टली लिख लो W1/W2 इज इक्वल्स टू E1/E2, जिसमें W1 क्या होगा, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट सॉल्यूशन फर्स्ट, है ना, बीकर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट बीकर ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड सब्सटेंस। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है ना। नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।